अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव से तशवीश भी बढ़ती जा रही है। केसेस की तादाद बढ़ने के साथ साथ अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 105 अमवात हुई हैं, जो एक दिन में होने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा अमवात है। आलमी इदारा सेहत ने भी पाकिस्तान में केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है और पंजाब हुकूमत को खत लिखकर लॉकडाउन और रोजाना 50,000 टेस्ट करने की तजवीज़ दी है, जबकि पाकिस्तान में कोरोना से निपटने के लिए सेहत की सहूलियात की नाकाफ़ी करार दिया है। सेहत की सहूलियात को इस पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की अहम शख्सियात में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब और उनकी वालदा का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। नून लीग के एक और रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। गवर्नर हाउस पंजाब के 10 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है, जबकि सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सुहेल वड़ाई साहब भी कोरोना की उनमें भी तस्दीक हुई है। हुकूमती डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड 24,620 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,646 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई और केसेस की मजमूई तादाद 1,08,315 है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड 105 अमवात के बाद मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,172 हो गई है। पाकिस्तान में 9 मई से उठाए गए लॉकडाउन का एक माह मुकम्मल हो गया है और इस एक महीने के दौरान जब लॉकडाउन उठाया गया, केसेस में तेजी से इजाफा हुआ। इदाद-ओ-शुमार के जायजे के मुताबिक 9 मई से 8 जून तक एक महीने में पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में 78,852 का इजाफा हुआ, जबकि 9 अप्रैल से 9 मई के दौरान केसेस की तादाद में 24,867 का इजाफा हुआ था। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 दिनों में टेस्टिंग की तादाद बढ़ने से नए केसेस की तादाद में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 10 दिनों में टेस्ट किए गए हर 5 में से एक शख्स में कोरोना की तस्दीक हो रही है, जबकि लॉकडाउन उठाए जाने से पहले 9 मई तक किए गए टेस्ट में तकरीबन हर 10 में से एक शख्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था, यानी डबल हो गया। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में तेजी ने आलमी इदारा सेहत को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है और आलमी इदारा सेहत ने वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद को खत लिखकर रोजाना 50,000 टेस्ट करने के साथ साथ लॉकडाउन की तजवीज़ दी है। आलमी इदारा सेहत ने 7 जून को लिखे गए खत में ये तजावीज़ पाकिस्तान में लॉकडाउन से पहले और बाद की सूरत हाल के तज्जिए के बाद दी है। आलमी इदारा सेहत के खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में कोरोना का पहला मरीज 26 फरवरी को सामने आया और अब ये वबा मुल्क के तमाम अजला में फैल चुकी है। बड़े शहरों में कोरोना के केसेस बड़ी तादाद में हैं। खत में कहा गया है कि 12 अप्रैल से हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए समाजी फासला कायम करने के लिए इकदाम उठाए। नकलो हरकत महदूद की, स्कूल्स और कारोबार बंद किए गए, बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन पर पाबंदियाँ लगाई गईं, मगर फिर 1 मई को लॉकडाउन नरम किया गया और फिर 22 मई से लॉकडाउन में मुकम्मल तौर पर नरमी कर दी गई, जिसके बाद कोरोना के फैलाव में इजाफा हुआ। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक लॉकडाउन के वक्त पाकिस्तान में रोजाना 1,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। लॉकडाउन में नरमी हुई तो केसेस की तादाद रोजाना 2,000 हो गई और लॉकडाउन खत्म होने के बाद रोजाना केसेस की तादाद 4,000 से भी तजावुज़ कर गई है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि जो भी हुकूमत लॉकडाउन उठाना चाहती है उसके लिए 6 शराइत पूरी करना ज़रूरी है। इन शराइत के मुताबिक लॉकडाउन के खात्मे से कबल हुकूमत यकीनी बनाए कि मुल्क में वबा कंट्रोल में है। हेल्थ सिस्टम हर केस की तशख़ीस, टेस्ट, आइसोलेशन, इलाज और ट्रेस करने का अहल है। हुकूमत यकीनी बनाए कि हॉटस्पॉट रिस्क कम से कम हो। स्कूल्स और दीगर ज़रूरी काम करने वाले मकामात पर एहतियाती इक़दाम किए गए हों। नए केसेस के ख़तरे को संभाला जा सकता हो। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान उस वक्त लॉकडाउन के खात्मे की किसी मयार पर पूरा नहीं उतरता था। पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 20% से ज़ायद है। पाकिस्तान के पास इमरजेंसी के लिए सहूलियात नाकाफ़ी हैं और सिर्फ 751 वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहां कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट होने की तादाद सबसे ज़्यादा है, जबकि लोग भी समाजी फासला रखने और हाथ धोने से मुताल्लिक अपना रवैया बदलने पर तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में आलमी इदारा सेहत पुरजोर अंदाज में तजवीज़ देता है कि हुकूमत 2 हफ्ते के लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी अख्तियार करे। हेल्थ केयर के इकदाम को बेहतर बनाया जाए। क्वारंटीन, आइसोलेशन, समाजी फासले और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इकदाम उठाए जाएँ। आलमी इदारा सेहत ने ख़त के आखिर में रोज़ाना 50,000 टेस्ट की अहलियत अख्तियार करने को भी इंतहाई ज़रूरी करार दिया है। आलमी इदारा सेहत के इस खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि WHO की तजावीज़ सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, मुल्क भर के लिए हैं। इन तजावीज़ को कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा। उनका कहना था कि यह बात पहले ही सोची गई है कि जिन इलाकों में केसेस बढ़ें वहाँ लॉकडाउन करना पड़ेगा। WHO की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई है
जो हम सारे पाकिस्तान के लिए आई है, हमारे लिए अकेलों के लिए नहीं आई। अहम चीज़ है कि उन्होंने ये बात कही है कि SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। जो उन्होंने कही है बात वो बिल्कुल ठीक कही है। गवर्नमेंट इसके ऊपर कंसिडर करेगी और ये बात तो ऑलरेडी सोची गई है कि जिन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया केसेस तो वो शायद इलाके जो है उनका लॉकडाउन करना पड़ेगा। बट दिस इज़ अ डिसीजन विच विल बी टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी। उनके सामने ये लेटर जो है पेश कर देंगे। अब आम बात यह है कि आलमी इदारा सेहत ने न सिर्फ लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दी है बल्कि ये भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान लॉकडाउन उठाने की किसी भी शर्त पर पूरा नहीं उतरता, मगर पाकिस्तान में लॉकडाउन को 1 महीने पहले ही उठा लिया गया और उसके नतीजे में अब रोज़ाना सामने आने वाले केसेस की तादाद 5000 पर पहुंच गई है। अमवात की तादाद बढ़ रही है, 100 से पहली दफ़ा तजावुज़ कर गई। 24 घंटे में 105 अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि अभी पाकिस्तान में कोरोना वायरस अपनी इंतहा को नहीं पहुँचा है। और गुज़िश्ता रोज़ खुद वज़ीर आज़म ने कहा है कि जुलाई के आखिर या अगस्त में इस वायरस का पीक आएगा, जबकि जिन ममालिक में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया गया वहाँ लाखों अफराद की जिंदगियां बच गईं। इस हवाले से इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में मार्च से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 30 लाख अमवात को रोका गया है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के रिसर्चर्स ने मई के आगाज तक यूरोप के 11 ममालिक पर पड़ने वाले लॉकडाउन के असरात का जायजा लिया, जिनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और बरतानिया शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन ममालिक में मई के आगाज तक 1,30,000 अफराद कोरोना से हलाक हुए, जबकि अंदाजा लगाया गया है कि अगर इन ममालिक में कारोबार बंद ना किए जाते और लोगों को घरों में रहने की हिदायत ना की जाती तो 4 मई तक कोरोना से अमवात की तादाद 32 लाख होती। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक लॉकडाउन ना होता तो बरतानिया में 4,70,000 अमवात हो जाती, फ्रांस में 6,90,000 अफराद हलाक हो जाते, इटली में कोरोना से मरने वालों की तादाद 6,30,000 होती, मगर लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से तकरीबन 30 लाख से ज़ायद जिंदगियां बच गई। लेकिन साथ ही माहिरीन ने खबरदार किया है कि हम बदस्तूर इस आलमी वबा के आगाज पर हैं और कोरोना वायरस ने लोगों की महदूद तादाद को मुतासिर किया है। कोरोना वायरस ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के सबसे ज़्यादा इनको मुतासिर किया, मगर इस रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से लोगों को घरों में महदूद करके 30 लाख अफराद की जिंदगियों को बचा लिया गया। ये रिपोर्ट उन ममालिक के लिए अहम है जो लॉकडाउन को इस वक्त उठा रहे हैं, उठाने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान लॉकडाउन उठा चुका है। अब पंजाब को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बाकायदा तौर पर ख़त आया है और यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं पूरे पाकिस्तान के लिए है। सिंध इस हवाले से अब क्या सोच रहा है? वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्ज़ाबाब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्ज़ाबाब साहब बहुत शुक्रिया। मुर्ज़ाबाब साहब, ज़ाहिर ये पूरे पाकिस्तान के हालात ऐसे ही हैं, सिर्फ पंजाब के हवाले से ये ख़त है या सिंध भी को भी एड्रेस किया गया है? सिंध को भी ये ख़त मौसूल हुआ है, नहीं भी हुआ तो आप समझते हैं हालात यही हैं सिंध के भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिब साहब, सिचुएशन पूरे पाकिस्तान भर में इतनी अलार्मिंग है और जो बात WHO कर रहा है वो सिंध हुकूमत कई अरसे से कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत काफ़ी अरसे से कर रही है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो सेहत होनी चाहिए थी, हमारी प्रायोरिटी जो है मईशत नहीं होनी चाहिए थी। हमें अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इस वबा से लॉकडाउन को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत थी और ऑन रिकॉर्ड वज़ीर आला सिंध ने भी और हमने बार बार मीडिया पर आके भी ये बात कही है कि हम अपने खदशात का इज़हार बार बार वज़ीर आज़म के सामने और NCOC में रखा था लॉकडाउन के हवाले से। अच्छा, मगर अब ये जो बात है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से ट्वीट भी किया गया कि WHO के लेटर के हवाले से कि उन्होंने बड़े वैलिड कंसर्न्स उठाए हैं, तो सिंध हुकूमत भी इन कंसर्न्स के हवाले से अब सोचेगी, क्योंकि वो तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान लॉकडाउन उठाने की किसी शर्त पर पूरा नहीं उतरता। आप लोग कहते ज़रूर रहे हैं कि जी हमारा एतराज़ है, हम चाहते हैं लॉकडाउन कंटिन्यू करें, मगर साथ में उठाते भी रहे हैं। तो अब इस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप रखेंगे हुकूमत के आगे? अब आप समझते हैं अब जो चल रहा है अब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अब तो ये ऐसे ही फैलेगा, पीक जाके अगस्त में आएगा जैसा कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं? नहीं शादिब, थोड़ा सा बड़े एहतराम के साथ मैं इख्तलाफ करना चाहूँगा। देखिए, हमारी स्टेटेड पोजीशन बड़ी वाज़ेह थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा वाज़ेह था कि हमें वफाक के फैसलों को फॉलो करना है। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से हमने फेडरल गवर्नमेंट के फैसले को फॉलो किया, अदरवाइज तो हम उनके फैसलों को रेजिस्ट कर रहे थे। और अब जो भी आइंदा आने वाला इजलास होगा उसके अंदर एक बार फिर सिंध गवर्नमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू को फेडरल गवर्नमेंट के सामने लेके जाएगी कि आपका हेल्थ केयर का सिस्टम जो है इस लोड ऑफ पेशेंट्स को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खुदा का वास्ता है, अब WHO पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, WHO जो है सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। WHO एक बैनुल अक़वामी इदारा है, वो चीज़ों को सेंसिटिव समझते हुए आपको बता रहे। खुदारा उसकी बात सुन ले अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी।
और सब, और यानी कि आप ये रिकमेंड करने लगे हैं आगे जाके कि जी लॉकडाउन होना चाहिए। और अब जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले अनाउंस किए थे कम से कम हफ्ते इतवार के हवाले से, उन्होंने बताया था वैसे कि रमज़ान का ये मामला है, अगर ये पाबंदी नहीं होती तो आप क्या अपना अलग फैसला करेगा सिंध? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, दो फैसले हैं, इसको समझने की जरूरत है। पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि वफाकी हुकूमत फैसला करेगी, पॉलिसी बनाएगी जो कि पाकिस्तान भर में अप्लाई करेगी सूबों की कंसल्टेशन के साथ। और दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो डायरेक्शन वफाक देगी वो सूबों के ऊपर पाबंद होगा उन डायरेक्शंस को फॉलो करना। अभी जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते इतवार के बारे में इबाम को क्लियर कर दिया, मैं शादिब साहब बड़ा मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज मैं खुद पेशे से वकील हूँ। मैं समझता हूँ वो अनफॉर्चुनेट चीज थी, अदालत को इस मामले पर इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। और ये नहीं हो सकता कि अदालत पहले फैसला करे और फैसले के जब मुस्बित की जगह नेगेटिव असरात आते तो वो कहते नहीं जी उसको वापस कर ले, हमने ईद के तनाजुर में दिया था। मैं समझता हूँ मुश्किल हालात हैं, मुश्किल हालात में हम सबको मुश्किल फैसले करने की जरूरत है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अदलिया हो। हम सबको सेम पेज पर रहकर कौम को कन्विंस करने की जरूरत है कि ये वबा किसी सियासी जमात की नहीं है, किसी सूबे की नहीं है, ये तमाम पाकिस्तानी कौम की बका की जंग है। हम सबको मिलकर इसको लड़ने की जरूरत है। सब देखिए, अब पहले भी वजीर आजम लॉकडाउन के खिलाफ बात करते थे, मगर लॉकडाउन हुआ, पंजाब में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, जो आपकी पॉलिसी थी वो फॉलो किया गया। तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। मगर अब आपको लगता है कि अब आप वजीर आजम को मना सकते हैं? उन्होंने इस बात का इत्तफाक किया कि अगस्त के शुरू तक ये पीक करेगा, मगर साथ में उन्होंने ट्वीट किया लॉकडाउन और इलीट का जो एक लिंक है जो वो बार बार बयान करते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट्स में भी बयान किया। अब आपको लगता है आप मना सकते हैं वजीर आजम को दोबारा लॉकडाउन के लिए? और मैं उसी सूरत में पूछ रहा हूं कि आपका फैसला क्या होगा? शादिब, हमने पहले भी वजीर आजम को मनाया नहीं था। मैं आपको सिर्फ टाइमलाइन देना चाहूंगा। पहली बार वजीर आला सिंध ने 13 मार्च 2020 को वजीर आजम के सामने लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की। वजीर आजम ने उस सिफारिश से इत्तफाक नहीं किया। 23 मार्च को सिंध हुकूमत ने सबसे पहले सिंध में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। 2 रोज बाद उसको पंजाब ने फॉलो किया, 4 रोज बाद उसको केपी ने फॉलो किया और 1 अप्रैल को फेडरल गवर्नमेंट ने उस बात की तौसीक की और उन्होंने कहा जी मुल्क भर में अब लॉकडाउन होगा। लेकिन इस फैसले के बाद 4 अप्रैल को वजीर आजम खुद आए, उन्होंने एक प्रेस से या मीडिया से बात की, उसमें उन्होंने कहते हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, आपको एक्सपोर्ट को खोलना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोलना पड़ेगा। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई। हमने वजीर आजम को कभी कन्विंस नहीं कर पाए थे। वजीर आजम पता नहीं उनको क्या इशू है, हमसे हमारी बात से वो मुत्तफिक नहीं होते। हमने अपने आप फैसला किया था क्योंकि हम समझते हैं। मगर दरमियान में एक ऐसा वक्त आया कि वजीर आजम ने लॉकडाउन के फायदे बताए कि हमने जल्दी लॉकडाउन किया, वक्त पर लॉकडाउन किया। असद उमर साहब लॉकडाउन के फायदे बताते थे कि जिसकी वजह से एक ऐसा वक्त आया था। मैं कह रहा हूं अब वो बात उससे बहुत आगे निकल गई है। अब तो वजीर आजम बाकायदा तौर पर पोजीशन बार बार ले रहे हैं कि इलीट कराते हैं ये सारा लॉकडाउन। शादिब, उसकी वजह थी ना, वजीर आजम एक सांस में जब उनकी कोई तारीफ करता था कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस की वबा के फैलाव में रोकथाम हुआ है तो वजीर आजम क्रेडिट लेते थे और कहते थे हमने सही टाइम पे लॉकडाउन लगा दिया। लेकिन जब कुछ लोग तनकीद करते थे तो वो कहते थे कि जी अशराफिया ने फैसला कर लिया, अमीर लोगों ने फैसला कर लिया। अभी भी देखें ना, वजीर आजम ने जो शुरू में बात की थी फ्लू के हवाले से कि कोरोना वायरस कोई मसला नहीं है, वो नैरेटिव सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अवाम के सामने रखा। अब कल का जो वजीर आजम का स्टेटमेंट था वो कंप्लीट यू टर्न था। उन्होंने पब्लिक को समझाने की कोशिश की कि नहीं ये फ्लू नहीं है, ये खतरनाक चीज है। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि आइंदा आने वाले इजलास में वजीर आजम ज्यादा सेंसिटिव अंदाज से इस मामले को देखेंगे। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको प्रपोज कर रही हैं उस चीज को ज्यादा सेंसिटिव अंदाज से अप्रिशिएट करेंगे और फिर कोई फैसला किया जाएगा, कीपिंग इन माइंड जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान भर का, उसको बरूए खातिर लाते हुए फेडरल गवर्नमेंट फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया। और जवाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने सारा दिन दावत दी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी, वो हम उन्हें प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए, मगर वो प्रोग्राम में नहीं आई हैं। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में इजाफा तशवीशनाक है, मगर साथ ही आज कोरोना के मरीजों का प्लाज्मा इलाज से मुताल्लिक हौसला अफजा खबर भी आई है और हुकूमत की जानिब से इन प्लाज्मा सेंटर्स की तफसीलात जारी कर दी गई हैं जहाँ कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीज़ अपना प्लाज्मा अतिया कर सकते हैं। तमाम मरीज़ अगर ये करेंगे जो सेहतियाब हो गए हैं तो बहुत ही अच्छा करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने ट्वीट की है जिसमें उनका कहना है कि हुकूमत ने कुछ अर्सा कबल
प्लाज्मा थेरेपी की क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त दी थी। माहिरीन के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी हौसला अफजा नताइज दे रही है और कोरोना से सेहतियाब मरीज अपना प्लाज्मा मुल्क भर के 9 अस्पतालों में दे सकते हैं, जिनमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर, ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज अस्पताल सियालकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर, रीजनल ब्लड सेंटर सक्खर, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज नवाबशाह और कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज एंड बोन मेरो शामिल हैं। यहाँ पर जाकर आप अपना प्लाज्मा दे सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जो प्लाज्मा थेरेपी का मामला है, ये डॉक्टर ताहिर शमसी ने हमारे प्रोग्राम में उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 200 अफराद की फैसिलिटी है, हम इसको बढ़ा सकते हैं, लोगों को वेंटिलेटर पर जाने से बचा सकते हैं। वेंटिलेटर हमारे पास बहुत कम हैं, इसलिए बहुत बेहतर होगा। और उस वक्त बहुत कम पाकिस्तान में लोग मुतासिर हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर जफर मिर्ज़ा प्लाज्मा थेरेपी के नताइज को अब हौसला अफजा करार दे रहे हैं। 27 मार्च को जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, मरीजों की तादाद बहुत कम थी। ताहिर शमसी हमारे प्रोग्राम में ये बात उठा रहे थे, तो हमारे प्रोग्राम में कोरोना के इलाज के लिए इस तरीके को बहुत पेचीदा अमल करार दे रहे थे डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, और कह रहे थे कि इस तरीके इलाज की साइंस इतनी आसान नहीं जितनी समझी जाती है। सर, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, डॉक्टर ताहिर शमसी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 2 सूबों ने बाकायदा तौर पर दिलचस्पी दिखाई है, बलूचिस्तान भी सोच रहा है, मगर उन्होंने कहा कि तेज़ी से वफाकी हुकूमत को करना पड़ेगा कि इक्विपमेंट आए तो वो 4 से 5 हज़ार लोगों को ट्रीट इस हवाले से कर सकते हैं। अभी कैपेसिटी उनके पास मुश्किल से 200 लोगों की है, तो वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है इस हवाले से? इसकी जो साइंस है वो इतनी सहल नहीं जितनी कि इट साउंड्स। इसमें इलेक्ट्रोफिरोसिस करना होता है और मशीनरी चाहिए होती है, और इसको एक बड़े स्केल के ऊपर करना एक ऐसे ग्लोबल पैंडेमिक के लिए वो स्केल इससे अचीव नहीं किया जा सकता। अगर हम देखना चाहें कि ये एक नेशनल लेवल के ऊपर ये एक बहुत कोई तीर बहदफ नुस्खा हमारे हाथ में आ जाएगा और इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये सही अप्रोच नहीं होगी इसके लिए। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जी। बहरहाल अब इस तरीका इलाज की हौसला अफजाई नताइज निकल रहे हैं। खुशाइंद बात है कि इस तरीका इलाज की बरसों पुरानी तकनीक के मुताबिक वायरस से सेहतियाब होने वाले शख्स का प्लाज्मा वायरस से मुतासिर होने वाले शख्स में लगा दिया जाता है, जिससे उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है और वो वायरस का मुकाबला कर सकता है, वेंटिलेटर पर जाने से बच सकता है। इसलिए जिन लोगों को वायरस हुआ था, कोरोना वायरस से जो मुब्तला हुए थे और सेहतियाब हो गए हैं, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की तादाद कम है। साथ ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जैसे कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो सिंध गवर्नमेंट को ख़त है वो एक वैलिड कंसर्न्स उठाता है, सही खदशात उठाता है। पहले सिंध के लेवल पर हम इस पर बात करेंगे, उसके बाद नेशनल लेवल पर भी इस मामले को उठाया जाएगा। उनका कहना है कि बदकिस्मती से अभी तक नेशनल अप्रोच इस हवाले से नहीं अपनाई गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान का जो कोरोना का फैलाव है उसके हवाले से सवालात उठा रहा है। देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या फैसले करती है। चीनी का मामला, चीनी पर सब्सिडी का मामला, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगे दामों चीनी खरीदने का मामला हम अपने प्रोग्राम में उठाते रहे हैं। आज सियासी जमातों ने भी उठाया। MD यूटिलिटी स्टोर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करेंगे। हम मुसलसल ये सवाल उठा रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने माजी के मुकाबले में ज़्यादा चीनी के टेंडर्स दिए। 4 माह में 6,25,000 टन चीनी की खरीदारी के टेंडर्स इशू किए गए। सिर्फ अप्रैल के महीने में 3,60,000 टन चीनी के टेंडर्स जारी किए गए। और चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जुल्करनैन अली खान के मुताबिक चीनी 80 से 82 रुपये फ़ी किलो में भी खरीदी गई, यानी महंगी खरीदी गई, फिर 68 रुपये की बेची गई, अरबों रुपये की सब्सिडी दी गई। 4 माह में 6,25,000 टन चीनी की खरीदारी के टेंडर्स किए गए, जो कि वेबसाइट पर मौजूद है। उसमें से कितना खरीदा गया, किससे खरीदा गया, ये वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। हम मुसलसल चेयरमैन साहब से दोबारा भी रब्ता करते रहे, मालूमात लेने की कोशिश करते रहे, वो मालूमात हमें नहीं दी गई। और अब अपोजिशन की तरफ से भी सवाल उठा दिए गए हैं। आज मुर्जा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से सवाल उठाए। यूटिलिटी स्टोर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। अप्रैल में मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ इंडस्ट्रीज गालिबन वजीर आजम पाकिस्तान खुद थे, रज़ाक दाऊद साहब मुशीर थे उसके बाद हम्माद अजहर साहब को ये चार्ज दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स ने अप्रैल के महीने में 3,65,000 टन चीनी खरीदने का फैसला किया और वो दस्तावेज़ात यूटिलिटी स्टोर्स की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग हुई उसकी 3,65,000 टन की।
यूटिलिटी स्टोर के एमडी का स्टेटमेंट है जो मीडिया पर चला कि ये चीनी हमने 80 से 82 रुपए के दरमियान ख़रीदी है, जबकि उस दौरान तहकीक ये बताती है कि एक्स मिल प्राइस 76 रुपये थी, 76 रुपीज़ थी। अब सवाल ये उठता है कि वो 3,65,000 टन क्यों महंगे दामों पर ख़रीदी गई, किसको रिलीफ दी जा रही थी, किसकी ईमा पर यह काम किया जा रहा था। ये सवाल पूछने पर सारी पाकिस्तानी कौम हक बजाने पे। नून लीग की तरफ से भी आज सवालात उठाए गए। आज आजम तारड़ ने, अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सवाल उठाए। जो यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से चीनी का एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आ रहा है, उसके ऊपर मेरा मुतालबा है यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान अपनी वेबसाइट के ऊपर फौरी तौर पर जो टेंडर्स अभी तक उन्होंने चीनी प्रोक्योर की है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी चीनी प्रोक्योर नहीं हुई जो इस 3 महीने के अंदर जो है प्रोक्योर की जा चुकी है, वो किस किस फैक्ट्री से कितने रुपए में खरीदी गई और कितनी खरीदी गई, फौरी तौर पर इसकी जो मालूमात हैं वो पब्लिक की जाए, वो वेबसाइट के ऊपर डाली जाएं, ताकि सब लोग देख सकें कि इस बहती गंगा के अंदर किस किस ने कितने कितने हाथ धोए। फौरी तौर पर यह मुतालबा किया गया। साथ ही नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने जहांगीर तरीन के मुल्क से जाने पर सवालात उठाए और दीगर सवालात उठाए। हम मुतालबा ये रखना चाहते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब जब एक चार्टर्ड और एक प्राइवेट जहाज पर पाकिस्तान से लंदन रवाना हुए तो जिस वीवीआईपी लाउंज से उनको रुखसत किया गया, एफआईए और सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जो सलामी पेश की गई और वीवीआईपी सी ऑफ किया गया उनको, उसकी फुटेज मंजर आम पर लाई जाए। उसकी फुटेज इसलिए मंजर आम पर लाई जाए कि किस तरीके से 100 अरब का डाका मारने वाले शख्स को शहाना प्रोटोकॉल देके तो बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई और रात के अंधेरे में उनको रुखसत करने का मकसद क्या था। क्या वजीर आजम पाकिस्तान इमरान अहमद न्याजी साहब इतने बेखबर हैं कि उनको जहांगीर खान तरीन साहब के बाहर जाने का बिल्कुल इल्म नहीं हुआ? वो फुटेज मंजर आम पर लाई जाए, वो चैनल्स पे चलाई जाए और वो लोगों को दिखाया जाए कि एक डाकू जब फरार होता है तो उसको किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है। मुसलसल सवालात उठाए जा रहे हैं, मुसलसल हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, तफसीलात मांगी जा रही हैं। हमने हमाद अज़हर साहब को गुज़िश्ता दिनों दावत दी कि यूटिलिटी स्टोर के मामले पर आकर इस हवाले से प्रोग्राम में आएँ। वज़ीर सनत हैं वो, उन्होंने जवाब नहीं दिया। चेयरमैन साहब से मालूमात हासिल करते रहे कि बता तो दीजिए कि जितने टेंडर किए क्या उतनी चीनी उठा ली, क्योंकि अगर उतनी उठा ली उस हिसाब से तो 9 अरब रुपए तक की सब्सिडी आपने आवाम की जो है वो जेब में, शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने एमडी साहब से, मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन से आज रब्ता किया। जब अपोजिशन की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आने की रजामंदी जाहिर की। उमर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर लोधी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सब बैक टू बैक आपकी वेबसाइट पर टेंडर्स हैं जिससे मार्केट में बहुत ज़्यादा मैसेजिंग गई कि यूटिलिटी स्टोर बहुत ज़्यादा चीनी खरीदना चाहता है। पहली मार्केट में मैसेजिंग थी कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हो रही है। पीपल्स पार्टी नून लीग भी सवाल उठा रहे हैं। 3,60,000 टन के टेंडर आपने सिर्फ अप्रैल के महीने में किए, 6,25,000 अनप्रेसिडेंटेड। पिछले पूरे साल में 2 लाख टन के टेंडर किए थे। क्या वजह थी इतने ज़्यादा टेंडर आपकी तरफ से किए गए और इसमें से कितनी चीनी आपने उठाई? वेबसाइट के ऊपर हमारी सर 2 टेंडर हैं। एक है एज डेटेड ऑफ 7/4/2020 1,10,000 का जो अप्रूव हुआ, जिसमें से हमने ज़रूरी नहीं कि सर जो अप्रूव हो हम उतनी ही क्वांटिटी उठाए। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ मच हमारी रिक्वायरमेंट है। हम एक अप्रूव ले लेते हैं, टेंडर हम विन कर लेते हैं, जो भी लोएस्ट बिडर होता है उसको हम दे देते हैं और वो उसके फिर जितनी हमारी क्वांटिटी होती है, सो दैट इज़ एज पर रूल्स। दूसरा टेंडर था हमारा 28/4/2020 को, वो 2 लाख टन का था, वो स्क्रैप टेंडर है। सो देयरफॉर जो अनप्रेसिडेंटेड आपको लग रहा है वो 1,10,000 का था। 1,10,000 में 78,000 हमने उठाया। रिमेनिंग बैलेंस वी स्टिल हैव टू लिफ्ट, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। और उसकी वजह ये है कि हमें 15 दिन टेंडर देना पड़ता है। अगर पहली तारीख को टेंडर दूँ तो 15 तारीख तक मुझे वेट करना पड़ता है, फिर अनदर 15 डेज में फिर हम वो लिफ्टिंग, हमें उसको फाइनलाइज करना होता है, फिर उसकी लिफ्टिंग शुरू होती है। तो ये सिक्लिकल चीज़ है, तो हम 2 माह की प्लानिंग के साथ चल के हम अपना टेंडर करते हैं। मतलब अगर टेंडर आप स्क्रैप करे थे, माजी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने 12 मार्च 2020 को एक टेंडर इशू किया, उसकी क्लोजिंग डेट से पहले 50,000 टन का, उसकी क्लोजिंग डेट से पहले एक और 1,10,000 टन का कर दिया, उसकी क्लोजिंग डेट वाले दिन एक और 2 लाख मेट्रिक टन का कर दिया, क्योंकि उससे मार्केट से मैसेजिंग गई कि यूटिलिटी स्टोर बहुत ज़्यादा चीनी खरीद रहा है, कहीं कमी ना। ये इतना ज़्यादा टेंडर्स माजी में कभी नहीं इशू किए गए, जब आप स्क्रैप भी कर रहे थे, मतरूबा नहीं मिल रहा था और टेंडर क्यों इतने इशू कर रहे थे? मैं बताता हूँ सर,
जी सर, अप्रैल के टेंडर है 4/3/2020 को ये टेंडर हुआ। ये था स्क्रैप हुआ सर टेंडर। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखें 1 लाख टन का ये स्क्रैप हो गया बिकॉज प्राइसेस मैच नहीं कर रही थी। और कुछ किसी ने भी जो हम प्राइस देखते थे, हमारे साथ 2 बैरोमीटर्स होते हैं। एक हम प्राइस इंडेक्सिंग करते हैं जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं अखबार में, और दूसरा बिजनेस रिकॉर्ड में जो प्राइस आती है उसके साथ हम उसको मैच करते हैं। तो उससे ये बहुत ज़्यादा ऑफ था, तो वो पहला टेंडर स्क्रैप हो गया। उसके बाद दूसरा टेंडर हमने किया जो अभी आपने कहा 9/3/2020 को, ये था सर 30,000 टन का, ये अप्रूव हुआ। उसके बाद द नेक्स्ट टेंडर दोबारा हमने किया 17 को, बिकॉज 30,000 टन में हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। फिर हमने 17/3 को टेंडर किया जो अप्रूव हुआ 75 का था। इसमें से हमने 20,000 टन किया 75 का, लेकिन एक ही मिल आई जिससे हम सिर्फ 20,000 टन उठा सके, बाकी मिलें इसके लिए क्वालिफाई नहीं की। इसके बाद फिर हमने 24 का एक टेंडर किया जो हमने 30,000 टन का, और ये अप्रूव हुआ। तो ये अब जब आप इसको इंडिविजुअली देखेंगे तो देन यू विल गेट टू नो कि इसमें से 2 टेंडर स्क्रैप हुए, 2 अप्रूव है, और उसको फिर हमने यूटिलाइज किया। इट इज़ नॉट कि ये चारों के चारों हुए, तो ये रीज़न बनता है सक्सेसिव चारों टेंडर्स आने का सर। मगर आपने एक रमज़ान से पहले एक 50,000 टन का किया, उसमें से 20,000 टन चीनी ले ली। फिर आपने 1,10,000 का किया, उसमें से आप बता रहे हैं आपने 78,000 टन चीनी उठा ली, यानी कि तकरीबन 1 लाख टन आ गई। पिछले किसी रमज़ान में 20,000 टन से ऊपर नहीं उठाई थी। अगर आपके पास 1 लाख टन आ गई थी तो आपने उसके बाद एक 2 लाख मैट्रिक टन का टेंडर क्यों किया? क्योंकि उसको आपने बाद में स्क्रैप कर दिया, क्योंकि रमज़ान से पहले तो मार्केट में मैसेजिंग ये देनी थी कि भाई बहुत ज़्यादा चीनी है, ताकि जो मैनिपुलेटर्स हैं उनको मौका ना मिले, स्पेकुलेटर्स को मौका ना मिले। जब आपने 2 लाख टन का किया, हालांकि आपके पास चीनी आ गई थी, तो उससे तो उल्टा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपने क्रिएट कर दिया, हालांकि स्टेबलाइजेशन का काम था यूटिलिटी स्टोर का। इसमें हमने जब वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी, बिकॉज हमें अपना बिल्डअप करना था स्टॉक रमज़ान के लिए। रमज़ान में हमारी जो रिक्वायरमेंट जो एंटीसिपेटेड थी वो 75,000 मीट्रिक टन थी, और रमज़ान की हमारी जो सेल हुई है वो 65,000 मीट्रिक टन है। वो हमने जो 10,000 मीट्रिक टन का गैप इसलिए आया हमारी एंटीसिपेशन से कम, वजह हुआ कि क्लोजर हो गए, 4 बजे स्टोर्स बंद होना शुरू हो गए, कहीं जगह 3 बजे बंद होना शुरू हो गए, केपी में 2 दिन छुट्टी होगी, जीबी में 2 दिन बंद कर दी। उसकी वजह से हम 75,000, सो वी वर बिल्डिंग अप अ स्टॉक फॉर रमज़ान एंड कोविड। हमें पहले रमज़ान का बिल्डअप था, फिर हमें कोविड का बिल्डअप करने की वजह से हमने ये टेंडर सक्सेसिव दिया और हमें ज़्यादा क्वांटिटी उठाने की ज़रूरत पड़ी। मतलब मगर पहले ही प्राइसेस 53 रुपये से 75 रुपये 76 रुपये पर पहुंच गई थी। अगर आपने स्टॉक बिल्ड करना था तो इसलिए करना था ताकि प्राइसेस ज़्यादा ना बढ़ें। मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जो मैसेजिंग की उसकी वजह से मार्केट में कीमत जो पहले 75-76 रुपये मार्च अप्रैल में हो गई थी वो 90 रुपये तक चली गई। तो जो मकसद था प्राइस स्टेबिलिटी का, जो कि यूटिलिटी स्टोर के 2 मकसद थे, तो सस्ती चीनी देना, ऊपर से प्राइस स्टेबिलिटी होना ताकि कीमतें ना बढ़ें, वो तो मकसद ही फौत हो गया। मैं उसमें अर्ज करता हूँ सर, रमज़ान में अगर आप पिछले 3 से 4 साल का भी ट्रेंड उठा के देखें तो प्राइस इसी तरह तकरीबन 16 से 20 रुपए की बढ़ी है। सिर्फ इस मैं नॉट कि आई एम हेयर फॉर 1 साल से, ये नहीं सिर्फ इस साल ये प्राइस बढ़ी है, ये हर साल रमज़ान में ये ट्रेंड होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यूटिलिटी स्टोर और नो यूटिलिटी स्टोर, बिकॉज उसकी होर्डिंग होती है, उसकी अलग वजूहत है, अलग हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। मगर ये जो शुगर रिपोर्ट है FIA की, वो बताती है 2017 में 57 रुपये 30 पैसे थी रमज़ान से पहले कीमत, और रमज़ान के अंदर कीमत नहीं बढ़ी, वही रही। 2018 में 53 रुपये 70 पैसे नहीं बढ़ी, वही रही। 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद सिर्फ 1.5 रुपये का इजाफा हुआ, हालांकि राइजिंग ट्रेंड था, रमज़ान में नहीं बढ़ी। तो पिछले 3 साल में कोई ऐसा रमज़ान में नहीं इजाफा हुआ था। इसी के साथ अगर लिंक इजाज़त दें तो मैं पिछला आटे का बुरहान की आपको, जब वो एक आटे का बुरहान बना था, सही था या गलत था, उस पर कमेंट नहीं मैं करूंगा। हमने 800 पे अपनी प्राइसिंग इंडेक्सिंग रखी कंटिन्यूस फॉर 2 मंथ्स, जिसकी वजह से आटे की प्राइस लामहाल नीचे आई। रमज़ान में आई एग्री विद यू 90 तक भी गई है, लेकिन हमारी उस प्राइस 68 को मेंटेन करने के लिए एक तो ये हुआ कि गरीब आदमी को 68 पे मिली। ये जो लोगों को परसेप्शन है, ये बल्क में हमारे अब चेक्स इतने सख्त हैं कि हमने बल्क से कोई बड़ी चीनी नहीं निकलने दी, इक्का दुक्का इंसिडेंसेस ज़रूर होंगे।
वैसे आपके पास 68 रुपए की मिली, ये बात दुरुस्त है, यूटिलिटी स्टोर का काम था, वो यूटिलिटी स्टोर कर रहा था, मगर आपका एक और भी पर्पस है, वो ये कि मार्केट में स्टेबलाइज हो कीमत, वो नहीं हुई, वो 90 रुपए पर चली गई। दूसरा मकसद है कि आप सब्सिडी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते, आपने बजाय इसके कि एक फैक्ट्री प्राइस पर लेते, हमने पता किया है चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट बनाने वाली कंपनियां वो 76 रुपए पर ले रहे थे। आपके चेयरमैन हमारे प्रोग्राम में आए जुम्मे के दिन, उन्होंने बताया 81 से 82 रुपए पर आपने रमजान से पहले चीनी ली है। आपने महंगी ली, जो सब्सिडी आवाम को देनी थी वो शुगर मिल मालिकान की जेब में चली गई। सर मे बी मैं चेयरमैन साहब के उस पे कमेंट पे शायद अगर आप हमारी देखें, हमारी एंड दैट्स ऑन रिकॉर्ड, और मेरे पास स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स भी है, प्राइसिंग सब कुछ मौजूद है, आई कैन गिव इट टू यू एज वेल। द मैक्सिमम जो हमने 50 kg बल्क में जो प्राइस जो टेंडर हमने विन किया और जो हमने लिया है वो 79 रुपीज़ 50 पैसेस का, दैट्स ऑन रिकॉर्ड, आई एम नॉट कंकॉक्टिंग, वो बिल्कुल रिकॉर्ड पे हमने 80-82 की ब्रांडेड शुगर पड़ती है, बिकॉज जब हम ये शुगर ख़रीदते हैं इसमें फिर हम इसको पैक करते हैं, फिर इसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, अपने स्टोरों पे पहुंचाते हैं, शायद वो उसका रेफरेंस कर रहे हो। वेयरएज जो हमने एक्स फैक्ट्री प्राइस, द मैक्सिमम प्राइस वी पेड फॉर शुगर इन 50 kg बैग इज 79 रुपीज़ 50 पैसेस ऑन रिकॉर्ड। 79 रुपये 50 पैसे आप कह रहे हैं, और ये मार्च का जो टेंडर था जिसको जहांगीर तरीन साहब ने ट्वीट किया कि 20,000 मीट्रिक टन का टेंडर था जो 79 रुपये 50 पैसे में आप लोगों ने किया था। अब उसमें मसला ये है कि अगर मार्च टेंडर की कीमत भी देखें तो अब अगेन जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है वो बता रही है कि फरवरी में और मार्च में भी वही प्राइसेस रही थी कि एक्स फैक्ट्री प्राइस थी, एक्स मिल प्राइस थी 71 रुपये 56 पैसे और मार्केट प्राइस थी 79 रुपये 86 पैसे। यानी आपने रिटेल मार्केट प्राइस पर ये आप जो बता रहे हैं कि आपने 79 रुपये 50 पैसे का मैक्सिमम मार्च में उठाया है, जो कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट से भी फरवरी के नंबर्स पता चल रहे हैं, आपने मार्केट प्राइस पर या रिटेल प्राइस पर, ना कि एक्स मिल प्राइस पर। ओके, मैं अगर चाहूँ भी खानसा साहब, अगर मैं चाहूँ भी मैं नहीं उठा सकता। हमारा प्रोसेस है पेपरा का, हमारे टेंडर में FIA के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, हमारी टेंडर कमेटी है, और वो जो मार्केट की प्राइस चल रही होती है उसमें कोई उसको रद्दो बदल नहीं कर सकता। 7 लोग उसमें बैठते हैं, उसको देखते हैं, FIA के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, उसमें कुछ नहीं हो, जो मार्केट की प्राइस हमें बेस्ट पॉसिबल मिलती है उससे हम लेके और हम मार्केट उसको, और ये जिस प्राइस की आप रेफरेंस कर रहे हैं मेरे पास CPI उसका भी इंडेक्सिंग है, अगर कहते हैं तो मैं निकाल लेता हूँ। हमारी प्राइस डेफिनेटली परचेज प्राइस से कम होगी, और उस वक्त जो प्राइस वाज डेफिनेटली हायर, हमने रिटेल प्राइस पे वो स्टॉक्स नहीं लिए। अच्छा, मगर आपने एक फैक्ट्री प्राइस पर नहीं लिए, रिटेल प्राइस उस ज़माने में यही नज़र आ रही थी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 23 मार्च को FIA की पहली रिपोर्ट आ गई, उसके बावजूद आपने और उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि शुगर मिलर्स जब यूटिलिटी स्टोर्स को बेचते हैं तो आपस में कार्टेल बना के हायर बिड करते हैं, बाकायदा तौर पर उसमें लिखा हुआ था। उसके बावजूद आपने अप्रैल में भी आप खुद बता रहे हैं 78,000 टन ली, और वो महंगे दामों ली, मार्केट रेट पर ही ली, ना कि एक्स फैक्ट्री प्राइस पर ली, एक्स फैक्ट्री प्राइस से ऊपर ही ली। सर देखें, इस पे तो ऑफ कोर्स जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो सबके सामने है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है। मैं जहाँ तक कमेंट कर सकूँगा मैं कमेंट कर सकूँगा क्या हमने प्रोसेस फॉलो किया, क्या हमने सही मार्केट रेट पे वो ली, उस वक्त के मार्केट रेट पे, और हमने अपने बिजनेस रिकॉर्डर के और SPI इंडेक्सिंग को फॉलो किया, क्या उस वक्त की मार्केट प्राइस से हमारी रिटेल प्राइस, एंड आई रिपीट रिटेल प्राइस मार्केट से कम थी, उसका नॉन सब्सिडाइज, अभी मैं सब्सिडी की बात नहीं कर रहा, और क्योंकि उसके बाद जब सब्सिडी डलती तो डेफिनेटली हम उससे चीपर थे। तो हमने पूरा अपना प्रोसेस फॉलो किया और उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। जरा अब आपका टेंडर डॉक्यूमेंट कहता है कि आप एक्स मिल प्राइस पर लेंगे, जिस पर अगर दूसरी कंपनियां ले रही हैं बिस्किट बनाने वाली, तो आप क्योंकि और ज़्यादा बड़ी तादाद में ले रहे थे, मिकदार में ले रहे थे, तो आपकी तो कीमत कमी होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि इतनी ज़्यादा होती। हुकूमत की तरफ से है, पेमेंट का मसला भी नहीं है। अप्रैल के महीने में एग्जैक्टली फिर आपने कितनी टोटल चीनी उठाई है? सर अप्रैल में हमने जो टोटल चीनी उठाई है वो हम 20,000 टोटल क्वांटिटी परचेज 20,000 टन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और ये JDW से हमने ये उठाई है एट 67, और ये 1st to 15th ऑफ अप्रैल का टेंडर था। उसके बाद ये गवर्नमेंट की हमने 20,000 टन, दैट्स ऑन रिकॉर्ड जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। JDW के बाद आपने 78,000 टन और भी उठाई ना, मगर तरीन साहब ने तो कहा था कि 67 रुपये पर मैं बेचूंगा 20,000 टन, क्योंकि मेरा 20% मार्केट शेयर है, और 80,000 टन पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने कहा है कि वो 70 रुपये पर बेचेंगे।
तो क्या हुआ, वो बाकी 70 रुपए पर नहीं बेचा शुगर मिलर्स ने, जिसका इतना आवाम को एहसान जता के बताया गया था? जी सर, आपका बड़ा अच्छा, ये मैं इस पे टच करना चाह रहा था। ये हुआ सर ये कि तरीन साहब, बाकी सब ने 70 का था, जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि जी मैं 67 का आपको दूंगा। लेकिन जब वो न्यूज़ में आया तो उसकी वजह से इतना ऐसे हो गया कि शायद इसको भी शुगर मिल एसोसिएशंस को फ़ायदा दिया जा रहा है। अगर आप याद करें तो तमाम मीडिया पे हुआ कि जी ये दिस इज, ये टेंडर के साथ नहीं ले रहे, टेंडर के बगैर डायरेक्ट परचेज कर लेने जा रहे हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं था। इवन जहांगीर तरीन साहब से भी जब हमने शुगर परचेज़ की, ये हमने टेंडर किया और उसको भी हमने टेंडर करना था, बट न्यूज़ आइटम चली जिसकी वजह से शुगर मिल एसोसिएशन ने कहा जी ठीक, हमारा तो गुडविल जेस्चर था, इस पे मिलाइन किया गया तो दे बैक्ड ऑफ। बल्कि उसमें हमें नुकसान हुआ, कंज्यूमर को नुकसान हुआ। जो 70 रुपए की हमें चीनी लेनी थी वो 73-74 की जाके, शायद उससे भी ज़्यादा, मैं अभी प्राइस को देख के बता देता हूँ, तो उससे भी ज़्यादा जाके हमें लेंगे। उसमें कंज्यूमर का भी नुकसान हुआ, गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ, एंड दैट वाज आई थिंक वाज नॉट अ फेयर डील। ये अच्छा है शुगर मिलर्स का कि 70 रुपए पर देने का वादा किया, फिर कहते हैं हमारा तो गुडविल जेस्चर था, हम नहीं दे रहे, और फिर आपको बाद में बहुत महंगी चीनी उनकी तरफ से दी गई। यहाँ पर भी शुगर मिलर्स का फ़ायदा ही हो गया, हालांकि वादा कुछ और किया गया था पब्लिकली। जहांगीर तरीन साहब ने बहरहाल अपना वादा पूरा किया, जो कि आप कंफर्म कर रहे हैं। इस पूरे साल में के जो 5-6 महीने हैं, इसमें आपने कितनी एग्जैक्टली चीनी उठाई है? मुझे पता था सर, आप ये सवाल मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। दिसंबर 2019 को इसलिए शामिल करता हूँ बिकॉज वो हम वहाँ से अपना स्टॉक आउट करते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता है, इसलिए इस दिसंबर को मैं इसमें शामिल करता हूँ। दिसंबर से लेकर जून तक सर 2,10,000 टन हमने चीनी परचेज की है, मींस कि हमने टेंडर विन किया है। जो हमारी सेल इसकी हो चुकी है तकरीबन 1.5 लाख टन हो चुकी है। बाकी अभी हमने चीनी जो है वो हम उठाने हैं और वो हम एज एंड व्हेन उठाएंगे, और उसमें कोई गवर्नमेंट का पैसा ब्लॉक नहीं होता। जितना हम उठाते हैं हम उतने की पेमेंट करते हैं, हम टेंडर विन कर लेते हैं ताकि 1 माह हम 2 माह एज आई सेड एडवांस चलते हैं, ताकि हमारी परचेजिंग का साइकिल चलता है। सब तो ये पूरे साल में आप जो चीनी का अमाउंट बता रहे हैं, इतना आपने पूरे साल में पिछले में नहीं उठाया, उससे पिछले साल में नहीं उठाया, जितना 4 से 5 माह में चीनी मार्केट से ख़रीदी गई, और ऐसे वक्त में जब मार्केट में कीमत स्टेबलाइज करने की ज़रूरत थी। इसकी क्या वजह थी? मेन वजह ये हुई कि हमारे पास कोविड और रमज़ान दोनों एक टाइम पे आए, तो हम एज आई सेड 65,000 टन सिर्फ हमने 32 दिन की सेल है, विच इज़ रमज़ान की, जो हमें प्री रमज़ान हम लॉन्च करते हैं। तो इसकी वजह ये हुई कि हमें वो कैप करना। उसके बाद जब रिटेल स्टोर्स बंद हुए, यूटिलिटी स्टोर वाहिद स्टोर था जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया फॉर ईज ऑफ पीपल, नॉट टू बेनिफिट अस। वो फॉर ईज ऑफ पीपल उसकी थोड़े वर्किंग आवर्स, फॉर एग्जांपल पंजाब में हम 8 बजे तक खुले रहे, इसी तरह कैपिटल टेरिटरी में भी हम 8 बजे तक खुले रहे, तो हमारे स्टोर्स ज़रा हमें इजाज़त ज़्यादा मिली, बट नॉट द फुल ऑपरेशन। तो उसके लिहाज से हमारी जो क्वांटम, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रमज़ान में हमारी रिकॉर्ड सेल है 22 अरब की, जो यूटिलिटी स्टोर की हिस्ट्री में इन 32 दिनों में हम सिर्फ 22 अरब की सेल की है, जो आज तक यूटिलिटी स्टोर में नहीं हुई। और उसकी वजह यह है कि वाई, बिकॉज कोविड, रमज़ान, बेटर प्रोसेसेस, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग बेहतर होने की वजह से हमने रिकॉर्ड सेल 22 अरब की है जी 32 दिनों में। और इस 22 अरब में से चीनी कितनी बेची और बाकी प्रोडक्ट्स कितनी बेची? चीनी सर इसका जो टोटल इस वक्त हमारा बनता है ये 10 अरब की बनती है। मैं आपको आपका सवाल, आपने कल ये भी कहा था कि इस पे सब्सिडी कितनी चाहिए, इस पे टोटल सब्सिडी 1.4 बिलियन दिसंबर से लेके अब तक 1.4 बिलियन, ये अनऑडिटेड नंबर बता रहा है बिकॉज हमारा क्वार्टर का ऑडिट होता भी नेक्स्ट होने वाला है जून के 30th को। तो ये 1.4 बिलियन की सब्सिडी है, 10 की हम कर चुके हैं, बाकी हमने एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होगा हम उठाएंगे। मतलब क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी कमोडिटीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, चावल, दालें, गंदम, घी। अब अगर उनकी सारी सेल्स एक तरफ, चीनी की सेल्स एक तरफ, क्योंकि मार्केट अवाम की हुकूमत की जिम्मेदारी थी मार्केट में चीनी स्टेबलाइज करती, वो 90 रुपये पे चली गई, आप लोगों के थ्रू सब्सिडी दी गई, तो 1.4 अरब रुपए अगर सिर्फ चीनी पे चले गए, तो बाकी प्रोडक्ट्स पर, दूसरी कमोडिटीज़ पे कितनी सब्सिडी दी आपने?
वो इस वक्त बिकॉज वो हमने शायद कवर नहीं करना था, वो जी इससे थोड़ी सी इसी की लगभग होगी, बट दैट नंबर इज़ नॉट विद मी। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी आपको दे सकता हूँ। मतलब मगर सवाल है कि इसी के लगभग होगी बाकी सबको मिला के, क्योंकि पाकिस्तानी शुगर सबसे कम कंज्यूम करते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर नहीं, हुकूमत पर सवाल उठ रहा है कि उनका काम था कि मार्केट में चीनी की कीमत कम करते हैं, मार्केट में 90 रुपये तक चली गई, यहाँ पर इतनी मैसिव सब्सिडी दे दी। जो अगर मार्केट में चीनी की कीमत कम कर लेते तो आटे पर, चावल पर, सब पर यूनिफॉर्म सब्सिडी दी जा सकती थी, जिसकी वजह से सवाल पैदा हो रहा है कि बाकी कमोडिटीज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, सब्सिडी उस पर बराबर है, सबको मिला के चीनी के। यहाँ जो मिनिमम पैक लोग लेके जाते हैं वो 5 किलो का लेके जाते हैं, तो उस लिहाज से चीनी की बाइंग ज़्यादा होती है। फिर लोगों ने पैनिक बाइंग भी की शायद कि चीनी नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से ये जितना हमारा था कंजम्पशन वो चीनी की थोड़ी हुई। और एक और वजह भी ये थी जो आप अगर कहेंगे तो वो सही भी होगा कि कितना क्यों प्राइस डिफरेंस था, 68 वर्सेस 85 to 90 जब हुआ तो ऑफ कोर्स उसकी सेल भी बढ़ी। आटा 800 रुपये पे हमारे पास था, बाकी जगह 810 का, 820 का। दालों में हमारा 15 से 20 रुपये पर केजी का फ़र्क था। इसी तरह बाकी 19 आर्टिकल्स थे, बट वो 19 आर्टिकल्स वो सिर्फ रमज़ान के महीने थे। वैसे तो हमारी जो ये सब्सिडी अमाउंट है ये 8 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनाग्रेशन किया था, और 8 जनवरी से लेके अब तक भी आज भी ये प्राइसिंग चल रही है। रमज़ान में 19 हुई, अब दोबारा वापस 5 आर्टिकल्स पे। ऐसा है कुछ आइडिया कि टोटल कितनी सब्सिडी कंज्यूम कर चुके हैं अभी तक दूसरी कमोडिटीज़ पे? सर मैं अभी एज आई सेड मैं आपको आप कहते हैं तो आपको मैं वैसे भिजवा दूँ था। आई थिंक इसी से ट्यून में तकरीबन 1-1.5 बिलियन की और इसके ऊपर भी जिसमें कमोडिटीज़ शामिल हैं, जिसमें रमज़ान के अंदर, मैं सिर्फ रमज़ान की अभी बात कर रहा हूँ, उससे पहले कोई 500-600 मिलियन उससे पहले जनवरी से लेके अब तक होगा। सो लगभग इफ़ आई रफली से, दिस मे नॉट बी अ करेक्ट नंबर, 2.5 बिलियन के 3 बिलियन के मद्देनज़र होगा फ्रॉम जनवरी अप टिल जून। वैसे और ज़ाहिर अपोजिशन भी सवाल उठा रही है कि डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होने चाहिए, किससे कितने रुपए में कितनी चीनी आपकी तरफ से खरीदी गई। ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, आप लोगों ने टेंडर्स ज़्यादा किए हैं, मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ ही रही है, साथ में आपने माजी के मुकाबले में चीनी ज़्यादा खरीदी है, सब्सिडी भी ज़्यादा दी गई है, दूसरी प्रोडक्ट्स एक तरफ 1.4 अरब रुपये एक तरफ। आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, इसके अलावा हमें भी भिजवाएंगे ताकि हम भी आवाम के सामने ये रख सकें? जी जी बिल्कुल, मेरे पास अभी भी है, मैं आपके ऑफिस में छोड़ के जा सकता हूँ, एंड यू कैन गो थ्रू देम। मैं आपके ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट छोड़ के जगह जरूर देखिएगा। मौलवी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स को हम ज़रा कोशिश करते हैं गो थ्रू करें, ब्रेक के बाद आपको कुछ उसमें से कम तफसीलात आपके सामने ज़रूर रखते हैं। ब्रेक के बाद एमडी स्टोर हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे, वो डॉक्यूमेंट्स देकर भी गए हैं। ये जो शीट्स हैं, एक्सेल शीट्स, हम कुछ डेटा आपके सामने रख देते हैं। 14/1/2020 का उन्होंने एक टेंडर शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि 74 रुपये पर चीनी ख़रीदी गई। अब 74 रुपये पर ख़रीदी गई और ये जनवरी की बात है, जैसा कि आपको अपने सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। और जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है वो बताती है कि जनवरी 2020 में जो कीमत थी चीनी की वो 74 रुपये 64 पैसे थी रिटेल पर, और 69 रुपये 14 पैसे थी एक्स मिल प्राइस, यानी एक्स मिल प्राइस से 5 रुपये ऊपर ही यूटिलिटी स्टोर की तरफ से ख़रीदी गई है, और ये रिटेल प्राइस पर ख़रीदी गई है, जो कि ये डॉक्यूमेंट ही कंफर्म कर रहा है। साथ में आगे ये बताता है कि 17 मार्च 2020 को, जैसा कि कह रहे थे मलूकी साहब, वो दुरुस्त कह रहे थे कि 79 रुपये 50 पैसे पर चीनी खरीदी गई, मगर 79 रुपये 50 पैसे की प्राइस को कंफर्म करने के लिए भी जो शुगर कमीशन की तरफ अगर हम जाएं, हमने मार्केट से भी ये बात कंफर्म की है, तो फरवरी तक का डेटा शुगर कमीशन की में रिपोर्ट में मौजूद है कि 71 रुपये 56 पैसे की थी एक्स मिल प्राइस, 79 रुपये 86 पैसे की थी रिटेल प्राइस। मार्च के महीने का अब जब मार्केट में वेरीफाई करें तो ये नज़र आता है कि यही प्राइसेस मौजूद थी, यानी कि ये भी जो डील हुई है ये रिटेल प्राइस पर ही हुई है, ना कि एक्स फैक्ट्री प्राइस पर की गई है। अप्रैल में जो 78,000 टन का है वो भी 78 रुपये 32 पैसे पर ये कहा जा रहा है कि 78,000 टन उठाया गया। उसमें भी आप किसी भी जो कंपनीज हैं उनसे कंफर्म कर लें कि उन्होंने 76 रुपये तक चीनी डायरेक्ट ख़रीदी है शुगर मिल मालिकान से, जबकि 78 रुपये 32 पैसे पर ख़रीदी गई है। अब ये डॉक्यूमेंट है जो उनकी तरफ से खुद प्रोवाइड किया गया, जो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है उससे ऊपर यूटिलिटी स्टोर खरीदता रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना, तक के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।